जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक और बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो ये वीडियो नंबर चौथी है और हम पॉलिटी के चौथे स्टेज पे पहुंच चुके हैं। चौथे स्टेज का मतलब मैं अभी आपको टॉपिक भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इस ग्रुप का मतलब कि इस फाउंडेशन बैच का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशली चलाई गई है। आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं आया, 23 जनवरी से आएगा, लेकिन बैचेस उससे पहले इसलिए स्टार्ट कर दिए गए हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अफोर्डेबल हो। देखो, यूट्यूब पर बहुत सी क्लासेस आपको मिल जाएगी 1 आवर 2 आवर की, लेकिन मेरी क्लासेस कभी 30 मिनट से ऊपर नहीं होती। और 30 मिनट एक टॉपिक को मैं केवल रिवाइजन करवाता हूँ और मैं फालतू की कोई बातें नहीं करता, इसलिए आपको वीडियो देखनी चाहिए। मैं फास्ट टैग में पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाऊंगा। पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा करेंगे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं लगातार आप लोगों के लिए अभी तो मैं पॉलिटी को कवर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं जियोग्राफी, रीजनिंग और जो कि मैथ वगैरह सारी चीज़ें सब्जेक्ट्स कवर अप होने लगेंगी, ठीक है। आपको भी पता है कि आरआरबी, देखो मैंने अभी आप लोगों को 3 टॉपिक्स क्लियर करा दिए। चौथा टॉपिक क्या है हमारा? भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास क्या, मैंने अभी इसके पहले मतलब उत्पत्ति वगैरह बताई थी, अब संवैधानिक विकास बताऊंगा, ठीक है। देखो, 2 जगह से इसका हुआ है विकास। एक तो 1600 का जो चार्टर एक्ट आया था उससे हुआ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। शुरुआत जो हुई यहीं से हुई है, बाकी तो बहुत बड़ा है, आप लोग पढ़े भी होंगे। 1600 का चार्टर भी बताऊंगा आप लोगों को, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। भारत का जो संवैधानिक विकास है, आपको पता है कि भारत में सबसे पहला जो अंग्रेज आया था वो कौन था? स्टीफन थॉमस था, ठीक है। 1579 में आया था, क्योंकि उस समय, हाँ ठीक है, 1579 में आया था। लेकिन दूसरा जो आया था रॉल्फ फिच आया था। कौन आया था? रॉल्फ फिच। भारत का प्रथम अंग्रेज जो आया था भारत में वो था आपका रॉल्फ स्टीफन थॉमस, और दूसरा जो आया था वो रॉल्फ फिच था, ठीक है। चार्टर एक्ट जो है 1600 ईस्वी के राजलेख में दिखता है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी के राजलेख में दिखता है, तो उसमें क्या है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो, ब्रिटेन की महारानी आपको पता है उस समय एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों व 15 वर्षों तक, पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक एकल व्यापार का जो है एकाधिकार प्रदान करता है। एकल व्यापार का एकाधिकार प्रदान करता है। लेकिन आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका पहले नाम क्या था? क्योंकि ये नाम तो आपका पड़ा है 1833 में, ठीक है, जिसमें 217 शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर पता है आपको? जैसे कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, हाँ इस कंपनी को मैं इतना पैसा दूंगा, मुझे इतने दिन में इतना पैसा चाहिए, वही शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। निवेशक होते हैं, प्रॉफिट का इतना चीज मार्जिन चाहिए, ये इस पर भी होता है। देखो, जो इसका पहला नाम था एआईसी का, जो पहले का नाम था एआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये कंपनी का नाम था 1600 से पहले, लेकिन ये कंपनी तो पुरानी है, क्योंकि 1833 में इसका नामकरण करके इसी कंपनी को फिर से स्टार्ट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार के लिए। तो केवल व्यापार करना इनका पहले मकसद था। इनका नारा भी था भूभाग नहीं केवल व्यापार, ठीक है, ऐसा इनका नारा भी था। अच्छा, जो इस कंपनी का है मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहला अध्यक्ष मेयर कौन था इसका? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर थे, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष मर्चेंट ऑफ एडवेंचर थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे जाना जाता है, ठीक है। इसकी शक्तियां 1858 एक्ट से खत्म कर दी गई थी। इसकी शक्तियाँ जो है 1858 के एक्ट से खत्म कर दी थी। क्यों खत्म कर दी थी अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि पीडीएफ में जब मैंने लिख रखा है तो अभी बताने का कोई फायदा नहीं, वरना लास्ट में आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया था, ठीक है। ईआईसी की स्थापना के समय भारत में अकबर 1556 से 1605 तक का शासनकाल था, ठीक है। जब 1556 से, ठीक है, 1579 में तो आया था, कौन आया था आपका? स्टीफन थॉमस। तब अकबर शासन थे, अकबर राजा थे वहाँ पर, क्योंकि इन लोगों का मकसद था कि अगर हमने राजा से अनुमति प्रदान कर ली, अनुमति पा ली राजा से, तो हमारा व्यापार जो है चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले से पुर्तगाली थे, भारत में व्यापार कर भी रहे थे, अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब एक राजा आदेश दे देता है कि हाँ चलो ठीक है तुम भी व्यापार कर सकते हो, तो कोई भी कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे आप विदेश जाएंगे तो विदेश की सरकार से परमिशन लेंगे कि हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दे तो हम कर सकते हैं, आपको इसके बदले में कर भी दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जब पुर्तगाली लोग ये आए यहाँ पर, तो इन्होंने पुर्तगाली वगैरह से जो है, इन्होंने लैंग्वेज नहीं सीखी थी, तो उन लोगों ने इनको पकड़ लिया। इन्होंने एक अनुग्रह भी किया जी मुझे पहुँचा दीजिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं जाने दी, क्योंकि अकबर था तो अकबर नहीं मानता था कोई भी चीज़, अकबर ने अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। फिर दोबारा सेकंड रॉल्फ फिच आए। रॉल्फ फिच के समय भी आपको पता है कि अकबर ही शासन थे। ये 2 ऐसे हैं जो पहली बार मतलब कि भारत आए थे, ठीक है। ईआईसी की स्थापना के समय भारत में ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। अब एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ 1603 में, ठीक है, क्वीन जब एलिजाबेथ की मृत्यु हुई तो 1603 में हुई थी,
उनकी मृत्यु के बाद जेम्स फोर्थ, जो जेम्स फिफ्थ थे, नहीं जेम्स फोर्थ थे, हाँ जेम्स फोर्थ थे, उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को 1608 में हेक्टर जहाज से सूरत भेजा, ठीक है। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो था बहुत माइंडेड पीपल था, ठीक है। जो हेक्टर जहाज था, ईआईसी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 मेंबर की टीम फिर से उन्होंने गठन की, फिर से बनाई, ठीक है, उसको फिर से चलाया। उसमें क्या किया उन्होंने, 24 मेंबर रखे, 24 मेंबर मतलब सदस्य रखे जो उस कंपनी में थे, और उसके अलावा एक गवर्नर और एक उप गवर्नर को रखा, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर, जैसे एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति होता है वैसे ही, ठीक है। गवर्नर मतलब आप राज्यपाल से अंदाजा लगा सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्हें कहा जाता था। ये निदेशक मंडल थे 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष तक ही ये कार्य करते थे, 1 वर्ष के लिए ये निदेशक मंडल के लिए चुने गए थे, ठीक है। जब 1608 में मतलब कि ये चला कैप्टन हॉकिंस, तो 1609 में ये आगरा पहुंचा। आपको पता है कि अकबर का जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? भाई इसको पता था कि अकबर वहाँ का शासन है, अभी वहाँ के किसी भी आदमी को ये नहीं पता था कि अकबर की मृत्यु हो गई है, ठीक है, क्योंकि अकबर की मृत्यु आपको पता 1605 में हो चुकी थी, ठीक है। और 1609 में ये आगरा पहुंचा। तो आगरा पहुंचा तो क्या हुआ, 1615 में आधिकारिक राजदूत थॉमस रो को बनाकर भेजा अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र, ठीक है, अकबर के नाम पर प्रार्थना पत्र। वो भी जो है गया, कुछ बातें हुई, पर उसको भी यहाँ पर नहीं मिला, ठीक, क्या नहीं मिला, परमिशन नहीं मिला, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। फिर क्योंकि इसको भी लैंग्वेजेस नहीं पता थी और कुछ चीज़ें थी, ये गिफ्ट वगैरह नहीं ले गया था। लेकिन फिर से क्या हुआ, आप जानते हैं जब किसी कार्य को आप लगन से करें, जैसे मान लो आपने एक ही काम के पीछे अगर 1 साल लगा दिया तो सफल हो जाता है। आप भी जानते हैं, पढ़ाई करते हैं 1-2 साल तक आप मेहनत करते हैं, फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करते हैं और सफलता ले लेते हैं। वैसा ही हुआ इसमें भी। जॉन्स फोर्थ तो जहाँ लगातार मेहनत करता था, लगातार मेहनत करता गया, और लास्ट में 1615 में आधिकारिक राजदूत ऑफिशियली जो है एम्बेसडर था। देखो आधिकारिक राजदूत इसलिए कहूँगा क्योंकि फिर उसको गवर्नमेंट से परमिशन दिलाई गई, वहाँ का एक मुहर लगाया गया, और उस जो पत्र था जो थॉमस ने मतलब कि जेम्स ने लिखा था, उस पर मुहर लगाकर भेज दी गई, ठीक है, भेज दी गई। और वह थॉमस रो बनकर भेजा, ठीक है, थॉमस रो गया। अब थॉमस रो गया तो थॉमस रो गिफ्ट बहुत ले गया था, पुर्तगाली ने उन्हें पकड़ा, पुर्तगालियों को इसने माला माल कर दिया, भाई बहुत गिफ्ट दिए। जब गिफ्ट दिए तो वो लोग खुश हो गए, खुश हो गए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आगरा आपको लेकर चलता हूँ और मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। केवल इनका एक ही उद्देश्य था, मिलना, उसके बाद तो ये चीज़ें कर लेते, ठीक है। वो ऐसा नागरिक था कि उसने इस प्रकार से जहांगीर को खुश किया कि परमिशन मिल गई। अच्छा एक चीज़ पता है, जो हेक्टर था मतलब कि ये जो कैप्टन हॉकिंस था, ये 4 साल तक था वहाँ पर, ठीक है, 4 साल तक था। इसकी शादी भी करवा दी गई थी, शादी करवा दी थी कि वहीं की एक लड़की से इसके पसंद के, ठीक है, उसकी फैमिली बस गई थी वहाँ पर, बसा दिया गया था। लेकिन जब ये लौटने लगा जहाज से, जब ये लौटने लगा तो इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो फिर क्या हुआ, फिर दोबारा दूसरा आदमी गया, उसने थॉमस रो गया, थॉमस रो ने जहांगीर से परमिशन ले ली, ठीक है, परमिशन ले ली थी। परमिशन लेने के बाद अब मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, ठीक है, एक चीज़ देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का एक नया नक्शा है, ये जो आप देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे परमिशन दी, केवल बंगाल में मतलब कि आप व्यापार कर सकते हैं बंगाल में, यहाँ की परमिशन दे दी, ठीक है। बंगाल में एक पता है टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री, धागे जो वस्त्र हैं, विश्व के चौथाई हिस्से धागे, मतलब कि विश्व के 4 हिस्सों में से एक हिस्सा धागा यहाँ से प्राप्त किया जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो पता थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ठीक है हम यहाँ पे व्यापार करेंगे, आपको 2% टैक्स देंगे वेस्ट बंगाल में। और औरंगजेब का मामा जो था शाइस्ता खां, वहाँ का शासन था, ठीक है। उन्होंने कहा, औरंगजेब के मामा ने कहा कि मैं 2% में नहीं मानूंगा, मुझे 2% नहीं 3.5% टैक्स चाहिए, 3.5% टैक्स चाहिए। औरंगजेब का माता जो था शाइस्ता खां, शाइस्ता खां बहुत ताकतवर शासक था उस समय का, और उसने जो है फिर मना कर दिया, भाई इसने मना कर दिया तो मना कर दिया। तो उसमें 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, क्योंकि औरंगजेब की जब मौत हुई तो उसके बाद क्या हुआ, आगे की चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर एक वार हुआ था, सावली वार 1612 में, ठीक है, जिसमें पुर्तगालियों को हरा दी गई थी, हराया था किसने, कैप्टन थॉमस ने, ठीक है, थॉमस ने हराया था। अब अगर मैं बताऊं ईआईसी को 1770 में फर्कशियर ने दस्तक जारी किया, ठीक है, कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड। अच्छा ये फर्क खासियर जो था ये कौन था, ये फर्क खासियर वहाँ का राजा था, उसने शिष्टमंडल अध्यक्ष जॉन सोरेमन और डॉन हैमिल्टन 2 थे, उनको ये आदि मतलब कि यह आश्वासन दे दिया कि ठीक है जाओ भाई तुम फ्री ट्रेड करो, क्योंकि फर्क सिखियर तो था बहुत मतलब कि खुश हो गया था इनसे, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए कि उनसे वो खुश हो गया था, ठीक है। सिंपल सी बात में आप समझ लीजिए। बैक हॉफ ट्रेजेडी 20 जून 1756 में
क्लाइव ने किया था, जिसमें से सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। ये एक बहुत कमीना इंसान था, ठीक है। इसने अपनी सेना को आदेश ही नहीं दिया था कि आप युद्ध करें, और मात्र 300 सैनिक लेकर क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। अब मुगलों का रेवेन्यू जो था कहाँ से आता था? आपको पता है कि मुगलों का रेवेन्यू पूरे भारत से आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल कमजोर होते गए। जब डाउनफॉल आता है तो लोग साथ नहीं देते। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य था वेस्ट बंगाल, जो कि आज का बिहार उड़ीसा सब ऐड है उसमें। वेस्ट बंगाल भी टैक्स अभी तक दे रहा था, तो उन्हीं के टैक्स से इनका जो है कार्य क्षेत्र चल रहा था, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें 22 अक्टूबर को 1764 में बक्सर वार हुआ। बक्सर वार पहले बताता हूँ, फिर मैं प्लासी का युद्ध बताऊंगा। बक्सर वार क्या हुआ? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, जिसमें ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनरो वर्सेज शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाउद्दौला ने एक टीम बनाई। इन्होंने कहा भाई अगर हम अंग्रेज को अभी नहीं भगा पा रहे हैं तो आने वाले 10-15 साल बाद तो मैं और भी नहीं भगा पाऊंगा। इन्होंने युद्ध किया, इन्होंने तीनों ने एक हुए, ये तीनों एक होकर एक युद्ध हुआ, जहां इस युद्ध का नाम बक्सर युद्ध कहा जाता है, जिसमें मुनरो जीत गया था, ठीक है। शाह आलम, मीर कासिम और सुजाउद्दौला की हार हो गई थी, लेकिन मुनरो जीत गया था। 23 जून 1757 को फिर प्लासी का युद्ध हुआ, क्योंकि प्लासी के युद्ध में फिर हुआ, प्लासी के युद्ध में भी यही हुआ, अंग्रेज जीत गए, ठीक है। क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच हुआ था, ठीक है। अब 1765 को दो संधियां हुई। एक संधिया तो ये हुई इलाहाबाद की संधियां, इन्हें नाम से जाना जाता है इलाहाबाद की संधियां। 12 अगस्त 1756 को क्लाइव और 16 अगस्त 1765, ठीक, दो। अब पहले में क्या हुआ कि शाह आलम सेकंड जो था, उन्होंने 1760 तक 1806 तक शासन किया था। शासन में उन्होंने कहा कि ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईआईसी को प्राप्त हुआ, ठीक है, ईआईसी को प्राप्त हुआ। लेकिन जो बाकी था ईआईसी को प्राप्त हुआ, और कर संविदा जो था उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बंगाल में द्वैत शासन लगा। द्वैत शासन क्या लगा भाई? देखो, अगर पूरी तरह से बंगाल में से इनको हटा देते मुगलों को, नवाबों को, तो क्या होता? नवाब हट जाते तो जनता में आक्रोश फैल जाता, और जनता में आक्रोश फैल जाता तो उस समय ये लोग इतना सशक्त नहीं थे ना, इतने इनके पास सैनिक थी, ये सिर्फ माइंडेड पीपल थे। मैं मानूंगा कि दिमाग के बदले ही इन देश में आए, और देश में आकर इन्होंने ये सब किया। मात्र 300 से 400 सैनिक आए थे इनके साथ, और पूरे भारत में इन्होंने राज किया, क्योंकि इनके पास बहुत तगड़ा माइंड था। इन्होंने कूटनीति का जो है अनुपालन किया, और उसकी वजह से ये सफल भी हुए। बंगाल में दो शासन लगाया गया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होगा, रेवेन्यू कलेक्शन का, कर कलेक्शन का होगा, वो अंग्रेज देखेंगे, ईआईसी देखेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। लेकिन न्याय, प्रशासन और लोक शिकायत नवाब। अब आप बताइए, बिना पैसों के ये कौन काम करेगा? कितने दिन काम करेगा? ठीक है, जाहिर सी बात, मतलब कुछ नहीं रह गया था, सिर्फ एक नाम मात्र के इनके पास रह गए थे, ठीक है। जस्टिक हो गया, इंग्लिश में निजामत जिसे कहते थे। आजकल जो जिसे दीवानी कहते हैं उसे पहले निजामत कहते थे। जन सुनवाई जिसको कहते हैं उसे निजामत कहा जाता था, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1726 क्या है? मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं आपको समझाऊंगा, तो अब वो समय आया जब चार्टर एक्ट को समझाने का समय। देखो, चार्टर एक्ट क्या है? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, क्योंकि आप भी जानते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। व्यापार बढ़ता गया तो क्या हुआ, वहाँ के जो मेन गवर्नर थे, अधिकारी थे, बड़े अधिकारी जैसे डीएम आज के हैं, उन्होंने क्या किया, अपना अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया था अंदर ही अंदर, ठीक है। प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जब प्राइवेट बिजनेस था तो उसमें क्या हुआ कि प्रॉफिट पे थोड़ा थोड़ा लॉस आने लगा। भाई जब बड़ी कंपनी हो जाए और विदेश से बैठ के आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ के जो छोटे छोटे थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इकट्ठा कर लिया। इसके लिए क्या किया, आपको पता उस समय के पीएम कौन थे ब्रिटेन के? वो थे नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ ने क्या किया, एक गुप्त समिति की गठन किया कि कहा जाओ और देखो जाके वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार है। जब वो गठित कंपनी हुई, जब कंपनी वापस आई, रिटर्न हुई, तो उन्होंने कहा कि सरकार वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, सब लोग अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं, और प्राइवेट बिजनेस के आड़ में मतलब कि आपके पैसों से भी और उसके भी प्रॉफिट से अपना तो अब खुद मालामाल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1773 में एक एक्ट लाया जिसमें व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया, जिसे चार्टर एक्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या हुआ इसमें? नहीं, 1726 का जो चार्टर एक्ट वो कहा जाता है। इनमें हाँ 1726 में बताता हूँ, जो कलकत्ता है और मद्रास है, कलकत्ता और मद्रास जो है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है कि तुम आप लोग अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं, अपने यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे डीएम को अधिकार है कि आप मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो भी कानून होते हैं उनको आप देख सकते हैं, उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, वैसा वहाँ पर कर दिया गया था, ठीक है। ये 1726 का चार्टर एक्ट था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्या था कि इसमें 1772 में एक टीम गठित की गई थी जो ईआईसी को भ्रष्टाचार रोकने के लिए की गई थी, ठीक है। नॉर्थ ने
सिफारिश पर, पीएम की सिफारिश पर, पीएम नाथ गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 के एक्ट ईआईसी को व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया। इसमें क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल सबसे बड़ा उस समय था, भारत में सबसे बड़ा राज्य बंगाल था, क्योंकि उसमें बिहार उड़ीसा सब जुड़े थे, ठीक है, जो आधा पाकिस्तान अब बांग्लादेश भी हो गया आधा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जो बांग्लादेश का बंगाल का गवर्नर होगा वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, मतलब मद्रास 4 बंबई के गवर्नर बंगाल के अधीन हो गए। पहले था कि आप सभी कानून बना सकते, अब केवल बंगाल का गवर्नर ही इन पर अधिकार, मतलब कि 1 और इधर 2, ठीक है, ये समझ लीजिए। मद्रास और 4 बंबई के सब जो गवर्नर थे बंगाल के अधिकृत थे। केंद्रीकृत प्रणाली का यहीं से जन्म हुआ, ठीक है, केंद्रीकृत प्रणाली जो थी यहीं से जन्मी। अब जो गवर्नर था वो क्या करेगा, अब आगे देख सकते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता से 4 सदस्यीय परिषदीय टीम बनाई गई, जिसमें जीजी प्लस 4 मेंबर काउंसिल बनाया गया, ठीक है। जीजी मतलब गवर्नर जनरल और 4 मेंबर काउंसिल। 4 मेंबर जो काउंसिल थे, अब आप जैसे संसद में देखते हैं जब कोई विशेषाधिकार प्राप्त होता, विशेष मतलब विशेष कोई कार्य को करना होता तो विशेष मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, 4-3 मतलब 3-1 का, ठीक है, 3-1 का होना चाहिए, 3 तो होना ही चाहिए, आधे आधे का नहीं होता, 50% का। वैसा इसमें किया गया कि जो भी कानून बनेगा उसमें 4 मेंबर में से 2+2 और +1 का रेशियो अपनाया गया है, मतलब कि इसमें से 2 अगर मान रहे हैं, ठीक है, इसमें से 3 को मानना ही होगा तभी वो कानून बनेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई कानून ऐसा होता है कि 2 लोग मानते हैं 2 लोग नहीं मानते, तब जो एक आपका गवर्नर जनरल होगा उसका वीटो पावर निर्धारित किया जाएगा कि आप किसी एक तरफ वोट दे दीजिए और जिस तरफ भी आप वोट देंगे वो कानून लागू हो जाएगा। इसे वीटो पावर कहा गया था, इसे निर्णायक मत माना जाता है, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। मैंने कहा था रेगुलेटर के बाद ही देश में जो है कानून की आती मतलब संविधान की नींव रखी जाती है, ठीक है। उसमें क्या हुआ आप समझो, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की हुई। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या हुआ, यह एक आर्टिकल होगा और अभिलेख होगा, ठीक है, आर्टिकल और अभिलेख होगा। फैसले ना मानने में पनिशमेंट और फैसले सुरक्षित करने के लिए एक नाजीर रखी गई, एक एविडेंस प्रूफ रखा गया एज ए एविडेंस, मतलब कि एक कमरा है उसमें एविडेंस रखे जाएंगे, ठीक है, ये चीज माना गया। जो मुख्य न्यायाधीश था वो चीफ जस्टिस था, जिसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो नाम था उनका एलिजा इम्पे थे, इंग्लैंड के थे, वहीं के चीफ जस्टिस को रखा गया था, ठीक है। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड। कंपनी पर नियंत्रण किया गया, 24 डायरेक्टर बनाए गए, जिसमें 1/4 हर वर्ष सेवानिवृत्त होते थे, मतलब 4 वर्ष का कार्यकाल भी निर्धारित कर दिया गया। 6 जो 24 में से 6 लोग हर साल रिटायर होते थे, तो 4 वर्ष का कार्यकाल हो गया था, ठीक है। और जो नियंत्रण था, जो 24 डायरेक्टर थे उनके 1000 पाउंड शेयर वोट का अधिकार कर दिया गया। अगर आपके 1000 पाउंड के शेयर हैं इस कंपनी में तभी आप वोट दे सकते हैं, वरना अन्यथा नहीं दे सकते हैं वोट, ठीक है। कर्मचारी बिना लाइसेंस के निजी व्यापार, रिश्वत और उपहार नहीं ले सकते हैं। एक्ट लाया गया क्योंकि मैंने कहा था कि लोग वहाँ पे व्यापार, उपहार और प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे, उसी के ऊपर एक्ट ये लाया गया, ठीक है। 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। अब इसमें क्या है देखो भाई, जब उस समय था क्या कि गवर्नर जनरल भी था और सुप्रीम कोर्ट भी था, दोनों कानून अपना अपना सुना देते थे, तो कभी कभी आपस में लड़ भी जाते थे क्योंकि दोनों को न्याय देने का अधिकार था। लेकिन जब 1781 में जो कानून आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे कहा जाता है, उसने ये कहा कि जो गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो कानून गवर्नर जनरल बनाएगी उसको ना तो मिटा सकती है और ना ही हटा सकती है, और जो कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा ना तो उसको वो गवर्नर जनरल हटा सकता है और ना ही कोई हटा सकता है। तो ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण, आपको भी पता है अपने भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका है भी, ठीक है। अब ब्लैक पेपर, काली मिर्च का जो था हॉलैंड ने सप्लाई और यूके को करने लगा। हॉलैंड जो था डच, जिसको डच के लोग हॉलैंड डच जिसे कहा जाता है, हॉलैंड के लोगों को, ठीक है, उन्होंने सप्लाई किया यूके को, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम को सप्लाई करना बंद कर दिया। अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? अब यहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसलिए क्योंकि आपके माइंड में जो चीज़ें मैंने बैठाई हैं या सही से बैठी हैं या सिर्फ आप लोग सुनते ही चले गए, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? तो महारानी एलिजाबेथ से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि इनका नारा भी था भूभाग नहीं व्यापार, केवल व्यापार, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका गठन 1599 व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिसे द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो सही कथन है, इन्होंने 1608 में सूरत से एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया
ठीक है, क्योंकि अब शुरुआत की थी 1608 में, तो मैंने बताया कि वहीं से धीरे स्टार्टअप लिया इन्होंने, कंपनी खोली, फिर दूसरी कंपनी खोली, फिर तीसरी कंपनी खोली, फिर 4 कंपनियां खोली, फिर 5 खोली, ऐसे ही बढ़ाते चले गए। कंपनी के व्यापार में अब क्वेश्चन नंबर चौथा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असंयमित व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें पहले स्थान पर था विनियम अधिनियम, जो था आपका 1773 का। ठीक है, अब आगे की चीज़ें जानते हैं और वीडियो शायद समाप्त भी होने वाली होगी। हाँ, समाप्त है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था 1858 में। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।